पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है और ये किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो इकोलॉजी का मेजर यूनिट इकोसिस्टम है। यानी जब मैं इन्वायरमेंट की स्टडी को खोलती हूँ तो इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए जिस चीज़ को मैं सबसे पहले स्टडी करूँगी वो इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम अगर आप अपने इन्वायरमेंट को देखो तो आपके इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती हैं। बायोटिक यानी कि तमाम लिविंग थिंग्स, जिसमें आपके पास प्लांट्स, एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं। और दूसरे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके पास वाटर, रॉक्स, सॉइल एंड इवन एयर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं। फिर हम सब जब एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ जो है वो एक ही टाइम एक ही प्लेस पे रहेंगी तो उसको वो पॉपुलेशन कहती हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो आज की इस्लामाबाद की पॉपुलेशन आज से 20 साल पहले की पॉपुलेशन से डिफरेंट है। सो दैट्स वाई स्पीशी तो सेम है, ह्यूमंस तो ह्यूमंस है, लेकिन उनका जिस जगह पे वो रहते हैं और जिस टाइम पीरियड में रहते हैं वो डिफाइन करती है एक ग्रुप ऑफ स्पीशी को, और इसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में सिर्फ ह्यूमंस तो नहीं रहते, यहाँ पर आपको क्रोस भी मिलेंगे, आपको स्पैरोस भी मिलेंगी, प्लांट्स भी मिलेंगे। तो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बना देती हैं और फिर हम लोग उसकी कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। ये कम्युनिटी जिस जगह पे रहती है वो जगह बायोम हो जाती है। बायोम का टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस चीज़ को देखें। अगर मैं अफ्रीका की बात करती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? डेजर्ट, जंगल, एनिमल्स, लायन, चीता, इवन राइनोज। तो हर वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिलजुल के एक ही कंडीशन में अडेप्ट करें और तमाम ऑर्गेनिज्म पे उस कंडीशंस की वजह से एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नज़र आए, उसको हम लोग बायोम कहते हैं। यानी अगर मैं डेजर्ट बायोम की बात करूँगी तो डेजर्ट बायोम में हर वो प्लांट, हर वो एनिमल सर्वाइव कर रहा होगा जिसकी स्किन थिक होगी और जो लेस वाटर कंडीशंस में सर्वाइव कर सकेगा। फिर अगर मैं जो है वो वाटर बायोम की बात करूं या मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की बात करूं तो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा रेनफॉल को बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सारे ऑर्गेनिज्म, सारी पॉपुलेशन मिलकर एक ही ख़ास इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त करती हैं तो उनके पास एक ख़ास डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स उनके फीचर्स में नज़र आना शुरू हो जाता है और उन कम्युनिटी को हम लोग बायोम का नाम देते हैं। तो याद रखें कि जो डेजर्ट बायोम के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ट्रॉपिकल बायोम के ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होंगे। फिर ये तमाम बायोम्स जिसमें आपके पास रेन फॉरेस्ट, टंडरा, आपके डेजर्ट, ये तमाम मिलकर एक स्फीयर बनाते हैं, अर्थ की लैंड बनाते हैं जिस पर हम लोग रहते हैं और उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर के अंदर जो है वो दुनिया के तमाम बायोम्स मिलकर ये बनाते हैं और इसमें आपकी पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब इस बायोस्फीयर कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं और ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए। देन हम हैबिटेट की बात करते हैं। आपको आज मैं आपके रूम से निकाल के कहीं और भेज दूँ तो क्या आप सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि आपको अपने रूम की आदत है। बिल्कुल इसी तरह हर वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की तमाम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो उसे जीने के लिए ज़रूरी होती हैं वो मीट करती हैं, उस प्लेस को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपके पास जो कैमल है, कैमल की हैबिटेट डेजर्ट है क्योंकि कैमल के पास जितनी भी अडेप्टेशंस हैं वो उसकी डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहने के लिए उससे हेल्प करती हैं। इसी तरह अगर मैं लायन की बात करूँ तो लायन का जो हैबिटेट है वो मोस्टली ग्रासलैंड्स है क्योंकि वहाँ पे उसे जो है वो छुपने में, अपने प्रे को ढूंढने में और अपनी फूड को फाइंड करने में आसानी होती है। तो हैबिटेट में तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक वो कि एनवायरनमेंट जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग हो और दूसरा वहाँ पे उसको वो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हों जो उसको ज़िंदा रहने में ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक ऑफिस की। इमेजिन करें आप एक ऑफिस में गए तो अब आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है,
हर कोई एक ख़ास पर्टिकुलर काम के लिए असाइंड है और वो उसी काम को कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग नीश कहते हैं। नीश ये वो रोल होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है अपनी कम्युनिटी में। जैसे एक डॉक्टर की नीश क्या है कि वो अस्पताल में मरीज़ों को चेक करता है, इसी तरह मेरी नीश क्या है कि मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ। तो हर बंदे, हर ऑर्गेनिज्म की एक ख़ास नीश होती है, एक ख़ास जॉब होती है जो वो करता है। इसी तरह जो एनवायरनमेंट पे हर ऑर्गेनिज्म बेकार नहीं फिर रहा होता। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका भी एक पर्टिकुलर रोल होता है जो कि वो अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहा होता है, और उस रोल को हम लोग नीश कहते हैं। इस नीश में उसकी फूड हैबिट्स, वो किस तरह से हंट करता है, वो क्या चीज़ खाता है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट या कौन से हैबिटेट में रहता है, ये सब जो है ये इसकी नीश में, इसके रोल में आ जाते हैं। ये नीश का वर्ड चार्ल्स एल्टन ने जो था वो कंसीडर किया था, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी के अंदर जो मेन रोल होता है वो उसकी नीश को डिफाइन करता है। नीश का वर्ड असल में 1917 के अंदर क्वाइंड हुआ था बाय एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ऑर्थोनोलॉजिस्ट उस बंदे को कहते हैं जो कि बर्ड्स को स्टडी करता है। तो उसने ये वर्ड को यूज़ किया था एंड देन चार्ल्स एल्टन ने इसको फर्दर डिफाइन किया था। मैंने आपको बताया कि नीश के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के सारे रोल्स, सारी चीज़ें शामिल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फीडिंग नीश है। फीडिंग नीश से मुराद ये है कि दुनिया में तमाम ऑर्गेनिजम्स या कम्युनिटी के अंदर इन्वायरमेंट में अगर ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं तो हर ऑर्गेनिज्म का जो फीडिंग हैबिट होगी वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो जो फ्लेमिंगो है वो डीप वाटर के अंदर अपनी फूड फाइंड करता है, और जो डक्स हैं वो उससे थोड़े से शैलो वाटर में अपनी फूड लेती हैं। इसी तरह जो प्लोवर्स हैं वो समंदर के पास जो बीच है वहाँ पर अपनी फूड लेते हैं। तो क्या अगर प्लोवर्स और फ्लेमिंगोस साथ अगर रह रहे हैं तो वह एक दूसरे को हर्ट करेंगे या एक दूसरे से फूड के लिए कंपटीशन करेंगे? नहीं, क्योंकि दोनों की जो फीडिंग हैबिट्स हैं या फीडिंग नीश हैं वो दूसरे से चेंज है। इसको मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। लेट्स सपोज करेंगे मेरे पास एक ट्री है। अब इस ट्री के ऊपर जो यहाँ वाला रीजन होगा, यानी कि बिलो द ट्रंक, जो ट्रंक के पास वाला रीजन है, वहाँ पर एक डिफरेंट बर्ड रहेगा। और ये यहाँ पर ये बर्ड क्यों रहेगा? क्योंकि इधर रहने वाला जो बर्ड है उसको अपनी सारी फूड इस वाले रीजन के इंसेक्ट से मिलती है। फिर जो दूसरा बर्ड होगा वो इस एरिया में सर्वाइव करेगा, और इसी तरह जो तीसरा बर्ड होगा वो इस एरिया में सर्वाइव करेगा। कहने का मुराद ये है कि जो नीश होती है वो मेक श्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी एक ही फूड या किसी एक रिसोर्स के ऊपर कंपटीशन ना करें और मिलजुल कर हंसी खुशी रहें। क्योंकि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किसी एक ही चीज़ के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे, किसी एक ही नीश के ऊपर जो है वो फेवरेबल नीश पे करेंगे तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट में डिफरेंट पॉपुलेशन की को एग्जिस्टिंग की जो मेन वजह होती है वो उसकी नीश होती है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना रोल है, वो अपने रोल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, और जब वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती तो वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती, और इस तरह से हर कोई हंसी खुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्टिकोलॉजी की। ऑर्टिकोलॉजी बेसिकली सारी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन में से अगर मैं किसी एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रही हूँ तो वो ऑर्टिकोलॉजी कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने जंगल में जाती हूँ तो वहाँ पर ग्रास भी है, वहाँ पर फर्न्स भी हैं, वहाँ पर ट्रीज़ भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, लेकिन मैं अपने मार्गला हिल्स के ऊपर सिर्फ रोज़ प्लांट को स्टडी करी हूँ, तो ये मेरी ऑर्टिकोलॉजी है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़, अगर मैं सारी पॉपुलेशन को स्टडी करूँ तो वो मेरी सिनकोलॉजी है। यानी अगर मैं जो है वो स्टडी कर रही हूँ रोज़ को भी, ट्रीज़ को भी, फ्लावरिंग प्लांट्स को भी और ग्रास को भी मार्गला हिल्स के ऊपर, तो वो मैं सिनकोलॉजी के अंदर स्टडी करूँगी। विच मीन्स अगर मैंने एक स्पीशी को स्टडी करना है तो ऑर्टिकोलॉजी, और अगर मैंने तमाम स्पीशीज़ को स्टडी करना है एनवायरनमेंट के अंदर तो वो सिनकोलॉजी। तो इस तरह से हम लोग इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और उनको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर हम उनके रोल को स्टडी करेंगे, उनके नीश को स्टडी करेंगे
तो फिर जो है वो हम पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी को और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मिलजुल के रहने को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे।